अब हम आते हैं सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 पर। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। जैसे पहला, रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टिविटी, सॉरी नॉट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज अल्फा, इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ा है दूसरा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 3R और उसका थर्मल रेजिस्टेंस है 2 अल्फा। एक रेजिस्टेंस R था, उसका कोफिशिएंट अल्फा था, दूसरा रेजिस्टेंस 3R था, उसका 2 अल्फा था, दोनों पैरेलल में जोड़े गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्विवेलेंट। सेम वही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले भी कभी देखा होगा। पैरेलल यूज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले पैरेलल का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करने पर R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3R/4। सॉल्व कर लीजिए पैरेलल पूलर लेकर, ठीक। अब हम इक्विवेलेंट में क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी तो सेम ही लेंगे, प्लस 1/3R 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और सॉरी 2 अल्फा डेल्टा टी, इसका 2 अल्फा है, सॉरी, ठीक। फिर से वही कहानी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3R/4 रखेंगे, 3R/4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3R 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। अब कोई कहेगा 1 माइनस कैसे, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इसकी पावर -1, फिर बाइनोमियल लगा देंगे, इक्वल टू, बाइनोमियल लगा सकते हैं, पहले बता चुका हूं 1/R, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -5 के ऑर्डर की होती है, तो अल्फा बहुत छोटा होने की वजह से लगा सकते हैं। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ऊपर जाने पर बन गया 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, प्लस 1/3R बन गया 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। R कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो पहली टर्म या 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो इक्वेशन बन गई 4 माइनस 4 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी, प्लस 3 कट जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। 1 और 3 4 से 4 कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन गई -4 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड बन गया -5 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा इक्विवेलेंट इज 5 अल्फा/4, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, यानी इक्विवेलेंट जो अल्फा होगा वो 5 अल्फा/4 आ जाएगा सॉल्व करने पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज है 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। उसमें हमने एक बार पहले नॉर्मल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज किया, फिर एक बार डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा के किया, और फिर बाइनोमियल लगाकर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सिलिंड्रिकल हमारे पास बॉडी है। इसमें हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ L है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, इसकी कंडक्टिविटी वेरिएबल है। कंडक्टिविटी सेंटर पर सिग्मा 1 है और जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं कंडक्टिविटी सिग्मा 2 हो गई, मतलब R रेडियस चलने पर, इसका रेडियस R है ना, R रेडियस चलने पर इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हमें मैथ्स के अकॉर्डिंग इसकी कंडक्टिविटी लिखनी आनी चाहिए किसी एक जनरल डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर हमें जनरल कंडक्टिविटी लिखनी आनी चाहिए। देखिए r डिस्टेंस में सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 का चेंज है, तो एक डिस्टेंस में चेंज होगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/r, तो x डिस्टेंस में जो चेंज होगा वो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/r मल्टीप्लाइड बाय x, और ये चेंज आएगा, चेंज। तो x डिस्टेंस पर जो कंडक्टिविटी लिख सकते हो आप, वो कंडक्टिविटी चेंज है, यहां की सिग्मा 1 और ऊपर जाने पर चेंज हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 प्लस चेंज विच इज सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/r मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये हम किसी x डिस्टेंस की कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। अब अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर जाएंगे, बहुत पतला सा सिलेंडर लेंगे, और ऐसे जो पतले पतले सिलेंडर होंगे सब पैरेलल में होंगे, तो यहां पर हमें पैरेलल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सीरीज को नहीं। पैरेलल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, छोटे से सिलेंडर का रेजिस्टेंस होगा L बाय सिग्मा ए, रेजिस्टेंस होता है रो L बाय ए, या इसको लिख सकते हैं L बाय सिग्मा ए, कंडक्टिविटी के टर्म में L बाय सिग्मा ए, L इसकी लेंथ है L, डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/r मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो गया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय a, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से अगर करंट जाएगा तो एरिया उसके परपेंडिकुलर, और उसके परपेंडिकुलर एरिया है 2πx dx। अब एक चीज देख लो, ये इंटीग्रेशन तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि dx नीचे है, इसलिए मैंने कहा है कि सिलेंडर जो बनेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, क्योंकि एक करंट इस सिलेंडर से जाएगा, एक करंट ऊपर वाले सिलेंडर से जाएगा, एक करंट ऊपर वाले सिलेंडर से जाएगा, तो करंट सब में बट रहा है, इसलिए सब पैरेलल में आ जाएंगे। तो पैरेलल में r इंटीग्रेट नहीं होता, पैरेलल में 1/r इंटीग्रेट होगा,
क्योंकि 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहां पर 1/dr अगर मैं लिख दूं तो आप लिख सकते हो 1/dr इज इक्वल टू, लिखा जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/r मल्टीप्लाइड बाय x होल मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई x dx अपॉन l। और इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब एडिशन होता है। कोई बोलेगा सर 1/dr तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इंटीग्रेट नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। 1/dr प्लस 1/dr प्लस 1/dr प्लस 1/dr 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये 1/r इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो 1/dr प्लस 1/dr प्लस 1/dr इज 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखें तो 2 पाई बाय l कांस्टेंट है, 2 पाई बाय l इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। x मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा 1 x प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाय r इंटू एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा 2 पाई बाय l सिग्मा 1 x स्क्वायर बाय 2 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाय r इंटू एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट 0 से r रखनी पड़ेगी क्योंकि रेडियस 0 से r चेंज हो रहा है टोटल पूरा रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो 2 पाई बाय l, पहले r इसमें रखेंगे तो सिग्मा 1 r स्क्वायर, सिग्मा 1 r स्क्वायर बाय 2 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाय r इंटू r क्यूब बाय 3। ये वैल्यू आ रही है 2 पाई बाय l, जो कॉमन है बाहर उठा लो यार, है ना। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर से आर गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर अंदर बन गया सिग्मा 1 बाय 2 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाय 3, ये बनेगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाय एल, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2 माइनस 2 सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 6, 6 बाहर चला गया तो 1 बाय आर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 6, 3 गया तो पाई आर स्क्वायर बाय 3l इंटू ये आ गया सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको उल्टा कर लीजिएगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, बट जहां तक मुझे याद है 1/r की वैल्यू ही गिवन है, 1/r इज पाई आर स्क्वायर बाय 3l 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1, बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर है। आपकी शीट में हो सकता है उल्टा लिख के दिया हो 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप इतनी मैथ्स आप जानते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक लॉन्ग सिलेंडर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक लॉन्ग सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस 1 है। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका लॉन्ग सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और अलॉन्ग इट्स एक्सिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 0.9 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.9 इंटू 100 किलो वोल्ट पर मीटर, और इसको बाद में अगर किलो वोल्ट को भी चेंज कर लें तो 10 की पावर 5 आ जाएगा, 3 2 5 4 लिख लेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। पूछा क्या है, रिजल्टिंग कन्वेक्शन करंट। अब देखो ये आपको हो सकता है बताया गया हो, नहीं बताया तो जान लीजिए। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है तो सबसे पहले उसकी चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं, क्योंकि सिलेंडर के लिए लेंथ इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो सिलेंडर v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू आती है लैम्डा v। लैम्डा v कैसे, अगर मैं एक इमेजिनरी एरिया लूं तो t टाइम में कितना चार्ज इसे पास हो जाएगा, तो t टाइम में जो लेंथ पास होगी वो तो होगी vt, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। vt लेंथ पास होगी, डिस्टेंस vt कवर कर लेगा ना, तो vt आगे पास हो जाएगा, उस पे चार्ज होगा लैम्डा vt, बिकॉज लैम्डा इनटू लेंथ। चार्ज पर यूनिट टाइम ही क्या कहलाता है, करंट। तो करंट की वैल्यू आप चेक करें लैम्डा v आ जाएगी, सही बात है। तो हमें कुल मिला के इसका लैम्डा चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिख सकते हो, इसकी सरफेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो 2 के लैम्डा बाय r। तो इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो लैम्डा निकालने के लिए दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आप लिख सकते हो 2 के लैम्डा बाय r, r इज द रेडियस। ये वैल्यू अगर मैं रख दूं तो 9 इंटू 10 रेज पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 लैम्डा डिवाइडेड बाय r, r 1 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2। यहां से लैम्डा कितना आ गया भाई, लैम्डा चेक करो, लैम्डा 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 कितना आ रहा है चेक करो ना भाई, मेरे को पता नहीं। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 11 उधर जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 की पावर, ये गया 11, 11 में से 4 गया 7, 1/2 इंटू 10 रेज पावर 7, ये वैल्यू आएगी। अगर ये लैम्डा आ गया तो हमारे पास कन्वेक्शन करंट आ जाएगा लैम्डा v से। लैम्डा है 1/2 इंटू 10 की पावर 7 और v है 10, तो 7 नॉट 7, 2 से 10 गया, 2 से 10 गया तो 5,
5/10⁻⁷, तो हमारे जो करंट की वैल्यू आ रही है दैट इज 5 × 10⁻⁻7 एम्पियर, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, 5 × 10⁻⁷ एम्पियर। तो ये कन्वेक्शन करंट का क्वेश्चन था, उसके लिए हमें थोड़े बहुत फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सरफेस पर 2k λ/r, और दूसरा कन्वेक्शन करंट का फॉर्मूला लैम्डा भी। तो ये दोनों वैल्यूज बस डायरेक्ट पता हो तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत टफनेस इस क्वेश्चन में नहीं थी, है ना। थोड़ा सा बस रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि देख के हमें थोड़ा सा डर लगता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द करंट डेंसिटी अक्रॉस अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और उस पर आपको करंट डेंसिटी का वेरिएशन बताया गया है। ये तो करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम एट एक्सिस एंड लिनियरली एट आर, ठीक। कैलकुलेट द करंट इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। हमें इसमें करंट निकालना है जे नॉट और आर के टर्म में। अब दिक्कत क्या है, करंट डेंसिटी होती है I/A, तो करंट होता है J × A, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला तभी लगता है जब J यूनिफॉर्म हो, लेकिन इसमें क्या है, J नॉन यूनिफॉर्म है। J नॉन यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला ना लग करके I लगता है इंटीग्रेशन J.dA, यानी उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा J को छोटे छोटे एरिया के साथ। तो हमें छोटे छोटे एरिया लेने पड़ेंगे, उस पर J लिख करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब छोटे छोटे एरिया हम किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से हम आई और निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से आर डिस्टेंस पर जाकर एक बहुत छोटी सी रिंग लेनी पड़ेगी। उस रिंग की जो थिकनेस है लेट से वो dr है। अपन क्या करते हैं, इस रिंग में से करंट लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सभी रिंग के करंट लिख करके इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट आ जाएगा। इस छोटी सी रिंग से करंट होगा करंट डेंसिटी इंटू एरिया, वही JdA। करंट डेंसिटी क्योंकि आर डिस्टेंस पर लिया है तो आर डिस्टेंस पर करंट डेंसिटी इज J0 1 - R/R डॉट DA। DA इसका छोटा सा एरिया, और एक रिंग का छोटा सा एरिया होता है 2πr dr। 2πr dr, 2πr इसकी लेंथ, dr इसकी थिकनेस, तो लेंथ इंटू थिकनेस एरिया बन जाएगा 2πr dr। टोटल करंट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, तो टोटल करंट को लिख सकता हूं, J0 कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन J0 कांस्टेंट 2π कांस्टेंट, R अंदर ले जाओ तो R - R²/R dr। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये बन गया J0 2π, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा पहले का, R²/2 - R³/3R। लिमिट 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R क्यूब। टोटल करंट चाहिए तो कैपिटल R तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैपिटल R रख देंगे तो J0 2π, क्योंकि 0 रखने में 0 ही आएगा। कैपिटल R रखेंगे R²/2, 0 रखेंगे तो 0, तो R²/2 माइनस कैपिटल R रखेंगे R³/3R, 0 रखेंगे तो 0, R³/3R को लिख सकते हो R²/3, R और R कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 - 2 R²/6, तो J0 2π R²/6, 2 से कैंसिल हो गया 3, पाई आर स्क्वायर को A ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर A है तो J0 A/3। तो दिस इज द करंट थ्रू द सिलेंडर, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटी छोटी रिंग मानकर। और आई होप ये क्वेश्चन हो सकता है आपके क्लास नोट्स में भी हो, क्योंकि 99% चांस होते हैं कि क्वेश्चन क्लास में ही करवा दिया जाता है, वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन जिसमें करंट इंटीग्रेट करके निकाला जाए सिलेंडर में, ठीक। तो सिलेंडर में रिंग मान के इंटीग्रेट करेंगे पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर करने के लिए। नेक्स्ट, सपोज दैट इंस्टेड द करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस एंड डिक्रीजेस लीनियरली, मतलब आपने उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने पर आप इसको ये इक्वेशन यूज नहीं करनी, आपको इक्वेशन भी दे दी J बराबर J0 R/R, ये ऐसा गलती से आ गया, J = J0 R/R, ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट दे दी। तो अब नया करंट बताइए, तो बस कोई चेंज नहीं होगा, बस J की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वापस से वही लिखोगे बी पार्ट में DI = J.DA, J लिखोगे J0 R/R, बस अब की बार J की वैल्यू चेंज कर दी इंटू DA, DA वही होगा 2πr dr, वही सेम कहानी होगी, सेम एलिमेंट होगा, बस J की वैल्यू चेंज करते जाओ। एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, अगर ये क्वेश्चन JEE मेंस से एडवांस में आया तो बस J की वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी तो पैटर्न सेम रहेगा। J0 2π फिर कांस्टेंट है, J0 2π/R, J0 2π/R कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन R² dr, R² dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा भाई R³/3, तो R³/3 मैंने डायरेक्ट लिमिट रख दी 0 से कैपिटल R, R आ गया तो ये R² गया, तो J0 2π R²/3, पाई R² को A लिख लीजिए तो 2J0 A/3। तो पहले का आंसर है J0 A/3, पहले का आंसर J0 A/3, तो अब का 2J0 A/3, मतलब डबल हो गया। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग हो सकता है गैस मारा हो, गैस मारा हो मतलब ऐसे सोचा हो कि यार अगर बाहर से अंदर से बाहर जाने पर जो करंट डेंसिटी है वो अगर उल्टा कर दें तो करंट तो सेम रहेगा ना भाई, सेम तरीके से वैरी करेगा, तो सेम तरीके से वैरी नहीं करेगा, क्योंकि पहले क्या है कि रिंग चेंज होती जाएगी,
रिंग चेंज होती जाएगी, रिंग चेंज होती जाएगी तो इसका एरिया चेंज होता जाएगा। तो वो कह रहा है पहले ज्यादा एरिया में कम करंट है क्योंकि बाहर जाने पर करंट कम हो रहा है, अगले केस में बाहर जाने पर करंट बढ़ रहा है तो इससे ज्यादा करंट जाएगा क्योंकि एरिया भी तो चेंज हो रहा है ना भाई, बाहर जाने पर छोटे छोटे एलिमेंट्स का एरिया भी चेंज हो रहा है तो करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये तुक्का मत मारना कि करंट डेंसिटी को उल्टा करने पर करंट तो सेम ही रहेगा ना साहब, तो करंट डेंसिटी सेम नहीं आएगी। क्लियर है भाई? वरना कुछ लोग ऐसे तुक्का मार सकते हैं कि जीरो से जे नॉट जाने में जो करंट होगा जे नॉट से जीरो आने में भी वही करंट होना चाहिए साहब, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि एरिया पर भी ये फैक्टर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वीबी फॉर द सर्किट। ये सर्किट डायग्राम आ गया। इस सर्किट डायग्राम में हमें वी ए माइनस वीबी निकालना है कि वी ए माइनस वीबी कितना होगा। चलिए तो वी ए माइनस वीबी निकालते हैं भाई। वी ए माइनस वीबी, वी ए इधर है वीबी इधर है, तो वी ए माइनस वीबी निकालने के लिए एक काम करते हैं, कुछ पोटेंशियल से अज्यूम कर लेते हैं। लेट से यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 0, ये 1 आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 2 आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 3 आ जाएगा बैटरी की वजह से 2, ये 1 वोल्ट है तो 3, 1 वोल्ट है तो 4 ना, ऊपर कहीं भी नहीं जा पाओगे क्योंकि दिक्कत आ जाएगी ऊपर जाने में। अब एक काम करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल x मानते हैं, यहाँ का पोटेंशियल x है तो यहाँ का पोटेंशियल x + 1, यहाँ का पोटेंशियल x + 2, यहाँ का पोटेंशियल x + 3 और यहाँ का पोटेंशियल x + 4। अब मैं वापस से इस पे नोडल लगाने जा रहा हूं, लेकिन नोडल किसी एक जंक्शन पे नहीं लगेगा, इस पूरे जंक्शन पे लगा दूंगा। इस पूरे जंक्शन के लिए लिख सकता हूं नेट आउटवर्ड करंट बराबर 0। इस जंक्शन से पूरे एलिमेंट से निकलने वाला नेट आउटवर्ड करंट 0 लिया जा सकता है। तो इससे इधर की तरफ करंट, इधर की तरफ करंट, इधर की तरफ करंट, इधर की तरफ करंट, मतलब नेट आउटवर्ड करंट आप हर तरफ से 0 मान सकते हो, हर तरफ से नेट आउटवर्ड करंट 0। तो यहां से यहां करंट लिखोगे x + 4 - 4/1 प्लस यहां से यहां करंट लिखोगे x + 3 - 4/1, x + 3 - 4/1। यहां से यहां करंट लिखोगे x + 3 - 3/1 प्लस यहां से यहां करंट लिखोगे x + 2 - 3/1 प्लस नीचे की तरफ करंट लिखोगे x + 2 - 2/1 और इसी तरीके से आप लिखते जाइए। तो लिख ही देता हूं x + 1 - 2/1 प्लस x + 1 - 1/1 प्लस x - 1/1 प्लस x - 0/1। चेक कर लीजिए क्या मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 करंट लिखे हैं क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 9 करंट लिख दीजिए। ठीक, 9 करंट लिखेंगे। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट होते जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। और कैलकुलेट कर लीजिए कितनी टर्म्स है, 9 तो 9x आ जाएगा, 9x। यहां आएगा -1 -2 -3 -4, तो 9x - 4 = 0, x = 4/9। x अगर पता लग गया तो मुझे x नहीं चाहिए, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b चाहिए, va - vb। va - vb की बात करूं, va को मैंने 0 माना था, vb कितना है x + 2, तो 0 - x + 2 विच इज माइनस टाइम्स ऑफ x, 4/9 + 2, तो 9 दूनी 18 4 22, तो आंसर इज -22/9 वोल्ट। तो आंसर इसका -22/9 होगा, नॉट +22/9। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज -22/9। ठीक है भाई? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक करंट इन कंडक्टर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ दिया हुआ है टोटल चार्ज फ्लो। अगर मैं देखो टोटल चार्ज फ्लो की बात करूं तो I का फॉर्मूला होता है dq/dt होता है, तो dq का फॉर्मूला लिख सकते हो I/dt। टोटल चार्ज निकालने के लिए आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन I/dt, और इंटीग्रेशन I/dt का मतलब होता है एरिया ऑफ IT ग्राफ, यानी IT ग्राफ का एरिया आपका टोटल चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज तो बहुत आसानी से आ गया, इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो आंसर इज I0 T0/2। पहले पार्ट का आंसर I0 T0/2 है, बहुत बढ़िया। यानी ए पार्ट का आंसर तो बहुत आसानी से आ गया, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, इंटीग्रेट विंटीग्रेट कुछ नहीं, सीधा सीधा एरिया ले लो, आंसर आ जाएगा। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसीलिए देखो फर्स्ट पार्ट पहले करंट चार्ज पूछ लिया और सेकंड में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लोग उल्टा करते हैं, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालकर फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं, करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एरिया ले लो। अब सेकंड पार्ट में करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो भैया ये आपको स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दो पॉइंट्स पता है, y = mx + c लगा दो भाई, तुम्हारी इच्छा पर है। तो y है I। स्लोप की बात करें तो ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, इसका स्लोप -I0/T0 होगा, तो -I0/T0 -mx है t प्लस c तुम्हारा y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट है +I0, तो +I0।
इनमें से आई नॉट कॉमन ले लो, तो आई नॉट कॉमन लेते ही बन गया 1 माइनस टी बाई टी नॉट, और ये तुम्हारे बी पार्ट का आंसर है, जिसमें तुम्हें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी थी y इक्वल टू mx प्लस सी, सीधा सीधा स्लोप प्लस y इंटरसेप्ट। तो स्लोप माइनस आई नॉट बाई टी नॉट और y इंटरसेप्ट आई नॉट कॉमन लेते ही वो टर्म बन गई जो आंसर दिया है, आई नॉट 1 माइनस टी बाई टी नॉट। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज आर देन द टोटल हीट डिसिपेटेड। अगर रेजिस्टेंस आर है तो टोटल हीट बताइए। अब टोटल हीट आप आई स्क्वायर आर टी नहीं लिख सकते, क्यों? आई वेरिएबल है। तो अगर आई वेरिएबल होता है तो पावर होती है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, यानी पावर में हमें पहले आई स्क्वायर करना पड़ता है, तो पावर को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, आई स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर पूरे का स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर माइनस 2t बाय टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय डी टी। आर कांस्टेंट है, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 0 से टी नॉट इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमें टोटल पावर लॉस पूछी है तो टाइम टी नॉट तक हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो जो जो कांस्टेंट है पावर में वो बाहर निकाल लेता हूं, आई नॉट स्क्वायर आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर माइनस 2t बाय टी नॉट डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आई नॉट स्क्वायर आर टी माइनस टी क्यूब बाय 3t नॉट स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस आएगा यहां पर, यहां माइनस आएगा, माइनस ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाय टी नॉट, टी स्क्वायर बाय 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाय टी नॉट इंटीग्रेट किया है 0 से टी नॉट। देखो 0 रखने पर तो हर वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 तो रखो ही मत, सिर्फ टी नॉट रख दो। तो पहले वाले में टी नॉट रखोगे तो एक पावर बन गई मेरी, आ गया भाई, पावर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, पहले टर्म में रखोगे टी नॉट, दूसरे टर्म में रखोगे टी नॉट क्यूब बाय टी नॉट स्क्वायर, तो टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट बाय 3 माइनस माइनस टी नॉट रखेंगे तो एक टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी नॉट, ये क्वेश्चन बनेगी, माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज आई नॉट स्क्वायर आर टी नॉट बाय 3। चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा, आई नॉट स्क्वायर आर टी नॉट बाय 3, ये आंसर है पावर लॉस का। तो पावर लॉस थोड़ा मेहनती था, क्योंकि बस उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ रहा था, बाकी सब क्वेश्चन तो आसान थे, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द रेजिस्टर इन विच हीट लॉस विल बी मैक्सिमम। इनमें से वो रेजिस्टेंस बताइए जिसमें से हीट लॉस मैक्सिमम होगा, जिसमें से ज्यादा, सबसे ज्यादा हीट लॉस होगा, ठीक। तो हीट लॉस के लिए आप चाहें तो वी स्क्वायर बाय आर लगा सकते हैं, चाहे आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो है, सबसे आई निकालो, आई स्क्वायर आर कंपेयर कर लो। मैं वी स्क्वायर बाय आर से कंपेयर कर रहा हूं। वी स्क्वायर बाय आर के लिए काम करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल v, यहाँ का पोटेंशियल v, यहाँ का पोटेंशियल v, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का पोटेंशियल x। इसके लिए हम नोडल लगा देते हैं, इससे नेट आउटवर्ड करंट अपन 0 मान लेते हैं। नेट आउटवर्ड करंट 0 लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, x माइनस वी बाय 5 प्लस x माइनस वी बाय 6 प्लस x माइनस वी बाय 2, x माइनस वी बाय 5 x माइनस वी बाय 6 प्लस x माइनस वी बाय 2 बराबर, प्लस यहां से यहां करंट x माइनस 0 बाय 5 प्लस x माइनस 0 बाय 4 इक्वल टू 0, डेल्टा v बाय आर, डेल्टा v बाय आर, डेल्टा v बाय आर। नेट आउटवर्ड करंट 0, पांचों से आउटवर्ड करंट 0, एलसीएम आ जाएगा 5 भी है 6, 30 30 30 30 दोनों 60 60 एल से जाएगा, तो आ जाएगा 12x माइनस 12v प्लस 10x माइनस 10v प्लस 30x माइनस 30v प्लस 6x नॉट 6 12 12 12 सॉरी प्लस 12x 60 15 प्लस 15x इक्वल टू 0, 15 12 27 57 57 10 67 67 प्लस 79 79x इज इक्वल टू माइनस 12 22 22 22 52 52 52v, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 52v बाय 79, x की वैल्यू 52v बाय 79। अगर मैं 52v बाय 79 लूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या क्या आएंगे, इन तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो v माइनस एक्स का आएगा, x माइनस वी, v माइनस एक्स, v माइनस एक्स करोगे तो ये आ जाएगा 27v बाय 59, 27v बाय 79, और इसके क्रॉस, दोनों के क्रॉस वोल्टेज आएगा 52v बाय 79। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कम है 27v बाय 79 और इसके क्रॉस 52, लगभग डबल के आसपास, यानी इन दोनों से वोल्टेज सबसे ज्यादा होगी, तो पावर लॉस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि पावर लॉस होती है वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर लॉस अगर वी स्क्वायर बाय आर होती है, तो पावर अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना, तो तुम्हें वोल्टेज मैक्सिमम चाहिएगा एंड रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिएगा। तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस ढूंढो जिसके क्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा हो और रेजिस्टेंस सबसे कम हो।
तो इनके तीनों के क्रॉस बात करें तो वोल्टेज बहुत कम, आप सबके क्रॉस निकाल लो, वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय, इन तीनों के क्रॉस वी स्क्वायर बाय 5, वी स्क्वायर बाय 6, वी स्क्वायर बाय 2, ये वाला वी, इन दोनों के क्रॉस वी स्क्वायर बाय 5, वी स्क्वायर बाय 4, और चेक कर लेना किसके क्रॉस पावर सबसे ज्यादा, वरना कॉमन सेंस से सोच लो, ये वी सबसे कम है, दोनों तीनों के क्रॉस वी कम तो पावर कम, इसके क्रॉस वी ज्यादा है लेकिन 4 ओम का रेजिस्टेंस कम है, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस कम भी है, वी सबसे ज्यादा भी है। अब कोई बोलेगा सर 2 ओम सबसे कम है लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज बहुत ज्यादा कम है ना भाई, तो वी स्क्वायर बाय इसका कंपेयर कर लो और 4 ओम का कंपेयर कर लो, तो 4 ओम के क्रॉस पावर सबसे ज्यादा आ जाएगी, यानी मैक्सिमम पावर इज अक्रॉस 4 ओम। आप चाहो तो वैल्यूज कंपेयर कर सकते हो, आपको रोका नहीं है, वी स्क्वायर बाय आर आप 2 ओम और 4 ओम के क्रॉस देख लो, क्योंकि बाकी सबके क्रॉस तो कम ही आएगा, तो 4 क्योंकि रेजिस्टेंस कम से कम वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा रेजिस्टेंस कम ही है, तो इसके क्रॉस पावर लॉस सबसे ज्यादा होगी, तो पावर लॉस इज मैक्सिमम अक्रॉस 4 ओम, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 ओम के क्रॉस पावर लॉस इज मैक्सिमम। ठीक, तो इसी के साथ सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का डिस्कशन भी समाप्त होता है, ठीक है ना भाई। तो ऐसे ही और भी वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, ऐसी शीट के सॉल्यूशंस और आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो अपनी बस मेहनत करते रहो यार, है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या आप पर्सनली भी मिल सकते हैं मुझसे, है ना। जो भी आपको इशू लगता है किसी क्वेश्चन में, अगर आपको कोई डाउट फिर रह जाता है तो मिल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, बहुत इफेक्टिवली आप मेहनत करते रहो, और एक दिन जरूर रिजल्ट आएगा भाई, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, लेट्स क्रैक इट।